वापसी स्टोरीज हाउस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहनी गुप्ता। रोचक उपन्यासों की श्रृंखला में मैं आज आपको डॉक्टर राजीव गुप्ता जी का लिखा एक नया उपन्यास सुनाने जा रही हूं, जिसका नाम है वापसी। आइए सुनते हैं आज इसका पहला भाग। रात के 12 बज रहे थे, पर शुचि नर्सिंग होम में इस समय भी बहुत गहमागहमी थी। मरीजों की चीख पुकार मची हुई थी। सहसा एक एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई नर्सिंग होम के गेट पर आकर रुकी तो हलचल और भी बढ़ गई। कोई इमरजेंसी केस था, शायद एक्सीडेंट का। मरीज को स्ट्रेचर पर लादकर वार्ड बॉय इमरजेंसी रूम की तरफ दौड़ा और रिसेप्शन की तरफ मुंह करके चिल्लाया, मंजू मैडम, जल्दी से डॉक्टर विनीत को इमरजेंसी रूम में भेजिए। एक्सीडेंट का केस है, सिर में चोट लगी है, बहुत खून बह रहा है। रिसेप्शनिस्ट मंजू ने समर्थन में सिर हिलाया और तुरंत डॉक्टर विनीत को फोन करने लगी। मरीज के सगे संबंधी सिसकते हुए बदहवास से स्ट्रेचर के साथ साथ भागे जा रहे थे। मरीज को इमरजेंसी रूम के अंदर ले लिया गया। मरीज के साथ वालों को वार्ड बॉय ने बाहर ही रोक दिया। प्लीज आप लोग बाहर ही रहिए, रोइए मत, धैर्य रखिए। डॉक्टर साहब आ चुके हैं, वे आपके मरीज को ही देख रहे हैं। भगवान ने चाहा तो आपका मरीज बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर विपिन बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं। ये तो आपका सौभाग्य है कि वे इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। वैसे उनकी ड्यूटी तो न जाने कब की खत्म हो चुकी है। मरीज के साथ वालों को आश्वस्त करते हुए वार्ड बॉय ने बहुत ही सहानुभूति और नरमी से कहा तो उन्हें कुछ तसल्ली हुई। इस नर्सिंग होम में स्टाफ के हर सदस्य को यही सिखाया गया था कि यहाँ आने वाले हर एक व्यक्ति से बहुत ही शिष्टता और सहानुभूति से बात करे और उन्हें धीरज बंधाए। वार्ड बॉय पूरी शिद्दत से अपनी ड्यूटी निभा रहा था। वैसे भी शुचि नर्सिंग होम शहर का सबसे बड़ा निजी हॉस्पिटल था। इसके मालिक सेठ घनश्याम दास जी थे। इस नर्सिंग होम में सारी चिकित्सीय सुविधाएं मौजूद थीं। इसमें बहुत ही काबिल चिकित्सक काम करते थे। इसके लिए उन्हें अच्छा वेतन भी मिलता था। इंसान के पास पैसा हो तो वह सब कुछ खरीद सकता है, इंसान को भी और उसकी प्रतिभा को भी। सेठ घनश्याम दास जी के पास चिकित्सा शास्त्र की मामूली सी भी डिग्री नहीं थी, पर उन्होंने लखनऊ जैसे शहर में इतना बड़ा नर्सिंग होम खोल रखा था। ये नर्सिंग होम उन्होंने अपनी इकलौती बेटी शुचि के नाम पर खोला था। ताज्जुब की बात तो ये थी कि शहर के बड़े से बड़े चिकित्सक उनके नर्सिंग होम में काम करने के लिए लालायित रहते थे। पैसों की खातिर वे लोग सेठ जी की जी हजूरी करते रहते थे। लखनऊ शहर में यह बात चर्चित थी कि जिस चिकित्सक ने भी एक बार शुचि नर्सिंग होम में काम कर लिया, उसकी किस्मत चमक जाती है। नहीं तो क्या लखनऊ शहर में चिकित्सकों की कमी थी। चिकित्सा शास्त्र की बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी शुरू में बहुत से चिकित्सक बैठे मक्खी मारते रहते हैं। मरीजों का विश्वास जीतना क्या कोई सरल काम होता है। कहा भी गया है कि चिकित्सक और वकील जितने पुराने होते जाते हैं, उतने ही विश्वसनीय भी। पर इस सब में उनकी उम्र निकल जाती है। इसलिए ये दोनों पेशे भी आजकल खानदानी होते जा रहे हैं। डॉक्टर ये सोचते हैं कि उनका बेटा भी डॉक्टर बने और वकील ये सोचते हैं कि उनका बेटा भी वकील बने, जिससे उनकी गद्दी जमी रहे और धंधा पीढ़ी दर पीढ़ी चमकता रहे। इसके लिए वे एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। वे ये भी नहीं सोचते हैं कि उनकी संतानों की रुचि इस प्रोफेशन में है भी या नहीं। इसलिए कोटा जैसे छोटे से शहर में कोचिंग का व्यापार खूब फल फूल रहा है। कभी कभी बच्चों के ऊपर उनकी मर्जी के खिलाफ इतना बोझ डाल दिया जाता है कि वे उसे सहन ही नहीं कर पाते हैं और तनावग्रस्त होकर आत्महत्या का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। यह उनके जीवन से एक तरह से खिलवाड़ करना ही है। हर एक बच्चा एक ही काम के लिए नहीं बना होता है। हर एक बच्चे में अलग अलग तरह की प्रतिभा होती है। कोई भी बच्चा तभी कामयाबी के शिखर पर पहुंचता है जब उसे अपनी मर्जी का काम करने की स्वतंत्रता दी जाए। अन्यथा वो अपने काम को बहुत ही बेमन से करता है और सारी उम्र अवसाद में जीता रहता है। पर आजकल लोग इस बात को समझते ही कहाँ हैं। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य बस पैसा कमाना ही रह गया है। मरीज का गहन परीक्षण करने के बाद सबसे पहले डॉक्टर विपिन ने मरीज का MRI करवाया। भगवान का शुक्र था कि कोई अंदरूनी ब्लीडिंग नहीं हो रही थी और मरीज का केवल सिर ही फटा था।
मरीज सदमे से बेहोश हो गया था और उसके परिचित उसके सिर से लगातार खून बहने के कारण बहुत घबरा गए थे। मरीज को इमरजेंसी वार्ड में लेते ही सबसे पहले उसका खून रोकने की व्यवस्था की गई और टांके लगाकर उसकी ड्रेसिंग कर दी गई। मरीज ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था, इसलिए उसे ऑक्सीजन दी गई और ड्रिप लगा दी गई। मरीज धीरे धीरे होश में आ गया। डॉक्टर विपिन और नर्स रश्मि बराबर उसकी चिकित्सा करने में लगे रहे। इस काम में उन्हें 2 घंटे लग गए और रात के 2 बज गए। अब मरीज पूरी तरह से अपने होशोहवास में था। हाँ तो मिस रश्मि, अब चलना चाहिए। वाह री नौकरी, रात को भी चैन नहीं है। हम लोग तो बस जनता के सेवक होकर रह गए हैं। इससे अच्छा था कि मैं चुनाव ही लड़ लेता, तो कम से मिनिस्टर तो हो ही जाता। क्यों, क्या ख्याल है रश्मि जी आपका? विपिन ने बहुत ही प्यार भरी नजरों से रश्मि की तरफ देखते हुए जब कहा तो रश्मि शर्मा गई। हाँ सर, मरीज तो अब पूरी तरह से होश में है। अब चिंता की तो कोई बात है नहीं, हम लोग चल सकते हैं। बाकी तो स्टाफ संभाल ही लेगा, रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा। पर लगता है कि अब हम बेहोश हो जाएंगे, विपिन ने चुहल की। वो क्यों सर? विपिन कहना तो यह चाहता था कि आपकी अदाओं के मारे, पर स्टाफ का लिहाज करते हुए बोला, अरे नींद के मारे मैडम, आप तो जैसे कुछ समझती ही नहीं हैं। कल भी कहाँ ठीक से सो पाया था, कल भी तो रात में इमरजेंसी केस आ गया था। ये साली हम लोगों की जिंदगी भी अजीब सी है, बिल्कुल 2 कौड़ी की। बस दूसरों को बचाते रहो और खुद मरते रहो। लोग यूं ही तो डॉक्टर को दूसरा भगवान नहीं कहते हैं, और आप पर तो मरीज कुछ अधिक ही भरोसा करते हैं। रश्मि मुस्कुराकर बोली। हाय रश्मि जी, मुझे तो आप इंसान ही रहने दो। भगवान हुआ नहीं कि लोग पूजा करने लगेंगे, फिर मुझे प्यार कौन करेगा मैडम? रश्मि कुछ न बोली। वो विपिन की इस छेड़छाड़ की आदी थी और स्टाफ भी। सबको पता था कि डॉक्टर विपिन रश्मि से बहुत प्यार करते हैं और रश्मि भी उन पर मरती है। उमेश, डॉक्टर विपिन ने कंपाउंडर से कहा। जी सर, मरीज के अटेंडेंट को बुलाना तो जरा। जी सर, उमेश बाहर से मरीज के अटेंडेंट को बुला लाया। वे बहुत ही बुजुर्ग आदमी थे, शायद लड़के के पिता थे। वे अंदर आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। डॉक्टर विपिन ने उनकी नमस्ते का बहुत ही कोमलता से जवाब देते हुए कहा, आपका मरीज अब होश में है अंकल जी, खतरे से बिल्कुल बाहर है। कल उन्हें वार्ड में शिफ्ट करेंगे, आज एहतियातन इमरजेंसी में ही रखेंगे। आपका बेटा है। जी डॉक्टर साहब, उन्होंने बहुत ही सम्मानपूर्वक कहा। आपका बेटा 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप लोग एक एक करके उसे देख सकते हैं। भीड़ मत लगाइएगा, इससे और मरीजों को असुविधा होगी। मेरा स्टाफ भी नाराज होगा। आप ध्यान रखिएगा प्लीज, डॉक्टर विपिन ने उन्हें स्नेह से समझाया। वो व्यक्ति विनम्रता से नतमस्तक हो गया। उसने हाँ में सिर हिलाया, फिर रुंधे गले से बोला, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मेरे बेटे को बचा लिया। फिर वह अपने बेटे के बेड के सिरहाने जाकर खड़ा हो गया और उसे टुकुर टुकुर देखने लगा। उसकी आंखें स्नेह से नम थीं। आसपास किसी को न पाकर डॉक्टर विपिन ने धीरे से रश्मि को फिर छेड़ा, तो चले मेरी बुलबुल, आपको घर छोड़ते हुए चलेंगे। हम तो आपके गुलाम हैं जी। जी नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप क्यों तकलीफ करेंगे? रश्मि मुस्कुराई। और जो इतनी रात में कोई लफंगा पीछे पड़ गया तो? विपिन हंसा। तब भी आपके साथ जाने से तो अधिक ही सुरक्षित रहूंगी। रश्मि भी हंसते हुए बोली, फिर अपना बैग उठाकर विपिन के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। विपिन ने इसी साल मेडिसिन में एमडी किया था और अनुभव प्राप्त करने के लिए शुचि नर्सिंग होम से जुड़ गया था। वो यहाँ बहुत मेहनत से काम करता और कोशिश करता था कि उसके हाथ में आया हर एक मरीज ठीक होकर ही अपने घर जाए। इसके लिए वह जी जान लगा देता था। वह बहुत ही व्यवहार कुशल था। वह जानता था कि उसे जिंदगी भर इस नर्सिंग होम में काम नहीं करना है। कुछ अनुभव प्राप्त करते ही एक दिन अपना एक छोटा सा नर्सिंग होम खोलेगा। तब यही मरीज उसे दिखाने आया करेंगे। वैसे वह बहुत ही मामूली घर से ताल्लुक रखता था। उसके पिता सुरेश जीएलआईसी के एजेंट थे और खाली समय में घर घर जाकर हाई स्कूल के बच्चों को ट्यूशनें पढ़ाते थे। इसलिए लोग उन्हें मास्टर साहब भी कहते थे। उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी।
साधिकार बोलते थे और अधिकतर अंग्रेजी की ट्यूशन ही पढ़ाते थे। अगर किसी कॉलेज में लग गए होते तो अंग्रेजी के लेक्चरर होते। बड़े बड़े घरों के बच्चों को ट्यूशनें पढ़ाते हुए उनके मन में भी आया कि उन्हें भी अपने बच्चे को इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहिए। फिर बहुत सोचने के बाद उन्होंने विपिन को मेडिकल में भेजने का निश्चय किया, क्योंकि वे डॉक्टरी पेशे से बहुत प्रभावित थे और ऐसा सोचा करते थे कि अगर एक बार घर का कोई सदस्य डॉक्टर बन जाए तो वह अपनी 7 पुश्तों के लिए दौलत जमा करके रख सकता है। हालांकि हो सकता है यह उनका भ्रम हो, क्योंकि पैसों से इंसान का कभी भी मन नहीं भरता है। पर उनके अपने विचार थे और यही सब सोचने के बाद अंततः उन्होंने विपिन को मेडिकल में ही भेजने का निश्चय किया। हालांकि उन्हें पता था कि यह काम उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। मेडिकल की पढ़ाई में बहुत रुपया खर्च होगा, पर इंसान अगर एक बार मन में कुछ करने की ठान ले तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रह जाता है। वैसे भी विपिन पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो अपने पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए जी जान से जुट गया। पहली साल में ही उसका एडमिशन MBBS में हो गया। घर भर में खुशियां छा गईं। अब उनका ख्वाब सच होने वाला था। ये भी अच्छा हुआ कि विपिन को अपने ही शहर का मेडिकल कॉलेज मिला, इसलिए हॉस्टल और खाने पीने आदि का अतिरिक्त खर्च भी बच गया। सुरेश जी ने भी विपिन को पढ़ाने में कोई कसर नहीं रखी। वे अब दिन दिन भर ट्यूशनें करते थे। पैसों के अभाव में उनके लिए एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह 5 साल गुजर गए और विपिन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। पर अभी उसे एक पड़ाव और पार करना था। MBBS के बाद जब विपिन का एडमिशन MD में हो गया तो सुरेश जी ने सेठ घनश्याम दास जी के पास अपना मकान बंधक रखकर 10 लाख रुपए लिए और उनके कर्जदार हो गए। इसी तरह 2 साल और गुजर गए। विपिन ने सफलतापूर्वक MD भी कर लिया। सुरेश जी की इच्छा थी कि वे विपिन के लिए एक छोटा सा नर्सिंग होम भी बनवाएं, पर पैसों की कमी के कारण वे मजबूर थे। उन्हें सेठ घनश्याम दास जी का रुपया भी लौटाना था। इस समय वे और रुपया कहां से लाते? पर यह भी अच्छा हुआ कि विपिन के MD करते ही सेठ घनश्याम दास जी ने उसे अपने शुचि नर्सिंग होम में बहुत ही अच्छे वेतन पर रख लिया। इससे हाल फिलहाल सुरेश जी की आर्थिक समस्या हल हो गई थी। विपिन उस समय मात्र 28 साल का था। अब सारा जीवन बस उसे पैसा ही कमाना था। वह भी इसी काम में जी जान से जुट गया और शुचि नर्सिंग होम में दिन रात मेहनत करने लगा। इससे एक तो उसका हाथ साफ होता जा रहा था, दूसरे लखनऊ में लोग अब उसे एक अच्छे डॉक्टर की हैसियत से जानने लगे थे। उधर रश्मि पहले से ही शुचि नर्सिंग होम में काम कर रही थी। वह भी एक मध्यम वर्गीय परिवार की 25 साल की खूबसूरत लड़की थी। उसके पास नर्सिंग की डिग्री थी। उसके पिता मोहन जी बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क थे और मां मालती जी एक घरेलू महिला थीं। विपिन उसकी सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसे देखते ही अपना दिल दे बैठा। यूं कहिए कि वह उस पर मरने लगा। वह हमेशा यही कोशिश करता कि रश्मि उसके आसपास ही रहे या वह उसके आसपास रहे। पर इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता है। जल्दी ही रश्मि ताड़ गई कि डॉक्टर साहब उसके दीवाने हो गए हैं। पहले तो उसने मजा लेने के लिए उन्हें बहुत सताया। वो उन्हें अपना अधिक से अधिक दीवाना बना लेना चाहती थी, जिससे डॉक्टर साहब की चाहत उसके प्रति और भी बढ़ जाए। पर जब वो उसकी बेरुखी से कुछ मायूस सा होने लगा, ठीक उसी समय उसने उसका प्यार कबूल कर लिया। इससे विपिन की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे ऐसा लगा कि जैसे उनके हाथ कोई अनमोल खजाना लग गया हो। रश्मि ऐसी पागल नहीं थी कि एक MD डॉक्टर को यूं ही अपने हाथ से निकल जाने देती। उसने तो सोच रखा था कि विपिन से शादी करने के बाद वह नर्स की नौकरी छोड़ देगी और मजे से अपनी जिंदगी बसर करेगी। क्या रखा है इस नर्स की नौकरी में? हमेशा डॉक्टरों की कामुक नजरें उसे घूरती रहती हैं। ये पढ़े लिखे लोग भी कम भेड़िए थोड़े ही होते हैं। मौका मिले तो शरीर ही नोच खाएं। विपिन और रश्मि अब इतना निकट आ चुके थे कि सारे हॉस्पिटल में उनके इश्क के चर्चे आम थे। उस दिन भी हॉस्पिटल से निकलने के बाद पूरा स्टाफ बस उन्हीं के बारे में बातें करता रहा। उधर विपिन रश्मि को अपनी मोटरसाइकिल में बिठाए एक रेस्टोरेंट में पहुंचा। इस समय रात के 2 बजे थे, पर यहाँ अब भी चहल पहल थी, क्योंकि यह रेस्टोरेंट रेलवे स्टेशन के एकदम पास था और यहाँ दिन रात ग्राहक आते रहते थे। क्यों?
मोटरसाइकिल यहाँ क्यों रोक दी? रश्मि ने उसे वहां रुकते देखकर कहा, अरे भाई रात के 2 बज रहे हैं। अब घर में हमारे लिए कौन खाना लिए बैठा होगा? चलो यहीं कुछ खा पी लेते हैं। विपिन ने कहा, अरे बहुत देर हो जाएगी। तब तो मैं अपने घर सुबह ही पहुंच पाऊंगी। और अगर अभी पिताजी का फोन आ गया तो उनसे क्या कहूंगी? रश्मि ने पूछा, कह देना कि परेशान ना हो, चौकीदार के साथ में हूँ। विपिन ने हंसते हुए कहा, बढ़िया है मेरे चौकीदार। पिताजी को मालूम हुआ तो कल से ही नौकरी छुड़वा देंगे। वो कुछ तुनक कर बोली, ये तो और भी अच्छा है जानू। क्यों? क्यों? वह मेरी नौकरी छुड़वाने के चक्कर में हो। वह चौंकी। दुनिया की बुरी नजर से तो बची रहोगी। उसे प्यार से निहारते हुए उसने कहा, और तुम्हारी नजरों से भी। अगर मेरी नौकरी छूट गई तो मुझे देखने तक को तरस जाओगे हजूर। रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं जानू, मैं बारात लेकर सीधे तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। तब देखूंगा कि तुम्हारे पिताजी कैसे इनकार करते हैं। वाह, इरादे तो बहुत बुलंद हैं जनाब के। रश्मि हंसी, आसमान से भी ऊंचे। रश्मि मैडम, कभी आजमाओ तो। तभी वहां वेटर आ खड़ा हुआ। 2 कॉफी और 2 मसाला डोसा। क्यों ठीक है न मैडम, कि कुछ और भी? नहीं नहीं, बस इतना बहुत है। जल्दी से खा पी कर निकलते हैं। रोज लेट होने पर घर में नई नई कहानियां सुनानी पड़ती हैं। यह कोई अच्छी बात तो नहीं है। आप तो हमें बिगाड़ रहे हैं। झूठ बोलना सिखा रहे हैं। रश्मि ने पहले पूरी गंभीरता से कहा और फिर खुद ही खिलखिलाकर हंस भी पड़ी। विपिन भी उसे देखकर हंसा। वो हंसते हुए और भी खूबसूरत लगती थी। भला की खूबसूरत। भगवान ने भी उसे बहुत फुर्सत से गढ़ा था। एकदम उजला रंग, तीखे नाक नक्श और भावप्रवण आंखें। बेहद शोक चंचल और हाजिर जवाब। जो देखे तो देखता ही रह जाए। एकदम कातिल हसीना थी वो। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया। इस रेस्टोरेंट का लगभग पूरा स्टाफ उनको जानता था। वे लोग अक्सर यहाँ आते रहते थे। स्टाफ भी उनका सम्मान करता था। वे जानते थे कि ये लोग शुचि नर्सिंग होम में डॉक्टर हैं, कभी ना कभी तो काम आएंगे। ऐसा कौन सा इंसान है जो अपनी जिंदगी में बीमार नहीं पड़ता है? दूसरे दिन सुबह सुबह विपिन ने रश्मि को फोन किया कि वो फटाफट तैयार होकर अपने घर के पास वाले चौराहे पर मिले, वह उसे लेता हुआ हॉस्पिटल निकलेगा। लेकिन मेरी ड्यूटी तो 9 बजे से है जनाब और आपकी 11 बजे से। रश्मि ने कहा। वह हैरान थी कि रात को इतनी देर उसे निहार लेने के बाद भी डॉक्टर साहब का मन अभी उससे भरा नहीं है कि सुबह से ही फिर बेचैन होने लगे हैं। आखिर दुनिया में इश्क के अलावा भी तो अनेकों काम हैं। कोई बात नहीं मैडम, आपकी खातिर आज हम भी ओवरटाइम कर लेंगे। ये गरीब भी कुछ अधिक कमा लेगा। आखिर बंदे को शादी भी तो करनी है। विपिन ने कुछ नाटकीय अंदाज में कहा तो उसे हंसी आ गई। धत, अरे इतनी भी क्या बेचैनी है डॉक्टर साहब, थोड़े दिन सब्र भी कीजिए। क्या करें मैडम, अब मुझसे सब्र नहीं होता है। कल सारी रात आपकी याद में करवटें बदलते रहे। धत, कल हुई इतनी देर गई थी। इतनी रात में भी कहीं नींद आती है। मुझे भी कल कहाँ नींद आई। वह मचल कर बोली, हाय सचमुच जानू, सच्ची, तब तो हम लोग एक ही डाल के पंछी हैं। कहकर विपिन गाने लगा। करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम। उधर से रश्मि की आवाज आई, गम ना करो दिन जुदाई के बहुत हैं कम, आपकी कसम। अच्छा, तो तैयार होकर निकलो रश्मि। 7 तो बज ही रहे हैं। मैं चौराहे पर रोज कॉफी हाउस पर तुम्हें ठीक 8 बजे मिलूंगा। देखो ठीक समय पर पहुंच जाना। अधिक तड़पाना मत जानू। हम लोग आज वहीं नाश्ता करेंगे। विपिन ने फरमान जारी कर दिया। निकलती हूँ बाबा, पहले फोन तो रखो। रश्मि मीठी हंसी हंसी। विपिन ने मोबाइल पर ही किस करते हुए कॉल काट दी और खुद भी नहाने के लिए बाथरूम में घुस गया। वो रश्मि से मिलने के लिए बहुत उतावला हो रहा था। आजकल उसके घर में उसकी शादी के लिए कई रिश्तेवाले आने लगे थे, पर वह इसमें कोई रुचि नहीं ले रहा था। पर उसे इस बात पर भी हैरत थी कि उसके घरवाले भी उसकी शादी के लिए कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। वे आने वाले हर एक रिश्ते को कोई न कोई बहाना करके टाल देते थे। विपिन
ने सोचा कि हो सकता है कि उसके घरवाले किसी बहुत ही अच्छे रिश्ते की तलाश में हों, या फिर वे ये चाहते हों कि जब वह अच्छी तरह से सेटल हो जाए तब वे उसका विवाह करें। फिलहाल बात जो कुछ भी हो एक तरह से उसके हित में ही थी, क्योंकि वह तो रश्मि से ही शादी करना चाहता था। वह सोच भी रहा था कि किसी दिन अवसर पाकर वह अपने माता पिता से इस बारे में बात करेगा। रश्मि भी अक्सर उससे घर में बात करने के लिए कहती रहती थी। वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उन दोनों के रोमांस की खबरें उसके घर तक पहुंचे और वह किसी दिक्कत में पड़ जाए। विपिन नहाकर बाथरूम से निकला और फटाफट तैयार होने लगा। ये देखकर गायत्री देवी बोली, क्यों इतनी सुबह सुबह तुम्हें कहाँ जाना है? हॉस्पिटल माँ, और कहाँ? लेकिन तेरी ड्यूटी तो 11 बजे से है। हाँ माँ, पर अभी अभी हॉस्पिटल से फोन आया है, इमरजेंसी केस है, अभी जाना पड़ेगा तुरंत, उसने बात बनाते हुए कहा। नाश्ता तो करते जाओ, अभी बना देती हूँ। अरे नहीं माँ, मुझे जल्दी पहुँचना है, नाश्ता मैं हॉस्पिटल की कैंटीन में कर लूंगा, उसने बाल संवारते हुए जवाब दिया और फिर मोटरसाइकिल की चाबी लेकर बाहर निकल गया। जब वह रोज कॉफी हाउस में पहुंचा उस समय तक रश्मि आई नहीं थी। 8 बजने में अभी भी 10 मिनट बाकी थे। लड़कियां इतनी जल्दी कहाँ आती हैं? नखरे कर कर के आती हैं। उन्हें सजने संवरने में ही घंटों लगते हैं। बेवकूफ तो लड़के ही होते हैं जो उनके इंतजार में घंटों बिता देते हैं, उसने सोचा और फिर अपनी ही बात पर मुस्कुराया। वह इतना बेताब क्यों हो रहा है? रश्मि तो उसी की है, शादी हो जाने के बाद हमेशा के लिए उसी की हो जाएगी। तभी वेटर ने उसके पास आकर खीसें निपोड़ दी। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते मुकेश। विपिन उसे जानता था, ये कॉफी हाउस भी उनके मिलने का एक स्थायी अड्डा था। यहाँ वह और रश्मि घंटों बिता देते थे। रोमांटिक बातें होती रहती थी और कॉफी पे कॉफी चलती रहती थी। सर कुछ लाऊं या फिर मैडम के आ जाने के बाद? मुकेश ढिठाई से बोला। मैडम आती ही होंगी। यार तुम ऐसा करो कि 10 मिनट बाद 2 बढ़िया सी कोल्ड कॉफी तैयार करवा कर लाओ और पनीर के पकौड़े भी। समझे उस्ताद? विपिन ने हंसते हुए कहा और सोचने लगा कि अब तो जल्दी ही घर पर शादी की बात करनी पड़ेगी। अब तो वेटर भी मजाक करने लगे हैं। ठीक 8:10 पर जब रश्मि ने रोज कॉफी हाउस में प्रवेश किया तब जाकर विपिन को चैन आया। रश्मि इतराती हुई उसकी टेबल तक आई और गुड मॉर्निंग डॉक्टर कहती हुई मुस्कुराकर बैठ गई। बड़ी जल्दी आ गई मैडम आप। बंदे का हॉट फेल हो जाता तो इल्जाम आपके सिर आता। बनावटी गुस्से से विपिन बोला। बहुत मुश्किल से जान बचा कर आई हूँ और आप खफा हो रहे हैं। पापा तैयार थे मुझे हॉस्पिटल छोड़ने को। ऐसा कब तक चलेगा डॉक्टर साहब? कोई पक्का इंतजाम कीजिए। किसी दिन पकड़ी गई तो मुश्किल हो जाएगी और आप ख्याली पुलाव बनाते ही रह जाएंगे। फिर हमें दोष मत दीजिएगा कि लड़की बेवफा निकली, प्यार में धोखा दे गई। पहले से ही आगाह किए देती हूँ। रश्मि मुस्कुराते हुए बड़ी चतुराई से झूठ बोली। तुम्हारे पापा भी यार, जाने क्यों मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं, जानू। हर समय खुद ही हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें अपनी बेटी पर जरा भी विश्वास नहीं है, या वे तुम्हें अभी बच्ची ही समझते हैं? चिढ़कर विपिन बोला। मुझ पर तो विश्वास है, पर लखनऊ के सड़क छाप मजनुओं पर बिल्कुल नहीं, जो कि हमेशा मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। उसने नहले पर देहला मारा। ओह, तो ये बात है। तो किसी मजनू की लैला क्यों नहीं बन जाती हो? विपिन हंसा। और आप ही क्यों नहीं अपने घर वालों से शादी की बात कर लेते हैं? वे इनकार कर देंगे क्या? ऐसे छिप छिप कर आखिर कब तक मिलते रहेंगे? रश्मि ने कुछ शोखी से कहा। आजकल वह रोज विपिन से शादी के संबंध में अपने घर वालों से बात करने के लिए कह रही थी। उसे डर था कि कहीं विपिन के घर वाले अपनी मर्जी विपिन पर न थोप दें और वो उनकी इच्छा के सामने मजबूर हो जाए। बस एक बार शादी हो जाए तो वह दिखा देगी कि कैसे पति को कैसे अपने वश में रखा जाता है। हाँ हाँ, करता हूँ यार, 1-2 दिन में। वे मना क्यों करेंगे? पर अब तुम मूड मत खराब करो प्लीज। रोज ही शादी पुराण छेड़ देती हो, उसने चिढ़कर कहा। अच्छा बाबा सॉरी, रश्मि ने कुछ अदा से कहा।
तभी मुकेश 2 स्पेशल कोल्ड कॉफी और पनीर पकौड़े लेकर आ गया और उनकी बहस यहीं रुक गई। नमस्ते मैडम साहब ने आज आपके लिए स्पेशल कॉफी बनवाई है, मुकेश ने ट्रे मेज पर रखते हुए कहा। अच्छा, तेरे साहब की तो बात ही निराली है, कहकर रश्मि हंसी। वेटर भी हंसता हुआ चला गया तो विपिन ने उसे छेड़ते हुए कहा, मेरी जान आज तो गजब ढा रही हो। दिल तो कर रहा है कि अभी शादी कर लें और हनीमून को निकल पड़ें। क्या बात है डॉक्टर साहब, आज बड़े रोमांटिक हो रहे हैं। रश्मि हंसी। नहीं, मैं आज बहुत सीरियस हूँ रश्मि, शादी के लिए नहीं, हनीमून मनाने के लिए, विपिन ने शरारत से कहा। ख्वाब देखते रहिए, ऐसा ना हो कि मैं किसी और के साथ हनीमून मनाने निकल जाऊं और आप टापते ही रह जाएं, लोमड़ी की तरह, फिर कहें कि अंगूर खट्टे थे। रश्मि ने भी हंसकर उसे छेड़ा। ऐसा क्यों कह रही हो जानू? सीरियस होते हुए विपिन ने उसकी तरफ देखा और उसकी झील सी गहरी आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश करने लगा। मेरे पिताजी मेरी शादी जल्दी करना चाहते हैं। शायद अगले इतवार को कोई महाशय मुझे देखने भी आए और शायद मुझे पसंद भी कर लें, क्योंकि मैं कोई लंगड़ी, लूली या अंधी तो हूँ नहीं, इतनी कुरूप भी नहीं हूँ कि वो महाशय मुझे नापसंद कर दें। अब मैं क्या कहकर पिताजी को इनकार करूंगी? रश्मि ने एक और पासा फेंका तो विपिन एकदम से भावुक हो उठा। जान नहीं ले लूंगा उस साले की, वह भड़क कर बोला। अरे नहीं डॉक्टर साहब, उस बेचारे की क्यों जान लोगे? जब पिताजी से बात करके ही काम बन जाए तो किसी की जान लेकर सारी उम्र जेल में चक्की पीसने में कौन सी अक्लमंदी है? रश्मि उसकी बौखलाहट देखकर खिलखिलाई। ठीक है रश्मि, मैं आज कल में ही अपने पिताजी से बात करता हूँ। वो महाशय तुम्हारे घर पहुँचे, इससे पहले ही मैं तुम्हारे घर पहुँच जाऊंगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता जानू। विपिन ने उसका हाथ पकड़कर जब बहुत ही भावुकता से कहा तो वह मन ही मन हंसने लगी। उसका दांव खाली नहीं गया था, वह जल्द से जल्द डॉक्टर विपिन को अपना बना लेना चाहती थी। तब ठीक है, उसने विपिन की आंखों में झांकते हुए कहा। अब तो पकौड़े खाओ जानू, विपिन ने कहा तो वह मुस्कुराने लगी। फिर दोनों तब तक वहीं बैठे गपशप करते रहे जब तक कि 9 नहीं बज गए।